हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 स्टडी कर रहे थे, जिसमें देखा था कि राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार से किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय को मापा जा सकता है, कौन कौन सी विधियां होती हैं। इसी संदर्भ में हमने फर्स्ट विधि जो है उत्पादन विधि, उसके बारे में अध्ययन किया था। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है उतना ही अर्थव्यवस्था में आय के रूप में बढ़ता है। मतलब यदि अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है तो अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए ही आय के रूप में बटेंगे। और 100 यदि किसी प्रकार से कोई बचते नहीं है अर्थव्यवस्था में तो व्यय होंगे वो भी 100 करोड़ के बराबर ही होंगे। तो हमने उत्पादन विधि के द्वारा देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है, कि हमें कौन कौन सी वस्तुओं को लेना है, मूल्यवर्धन लेना है तो किस प्रकार से उसको ज्ञात करते हैं, क्या इसका मेथड है, क्या इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, ये हम डिटेल में समझ चुके हैं। और अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप आवश्यक रूप से जरूर उसको देखें, तभी आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं आपको इसके बारे में पता चल पाएगा। अब हम लेते हैं आय विधि। मतलब जितना उत्पादन हुआ है उतना ही अर्थव्यवस्था में बटा है और उतना ही खर्च होता है। तो कुल मिलाकर अगर तीनों ही विधियों को देखें तो सिमिलरिटी होती है, तीनों विधियों से हमें जो मान प्राप्त होगा हमेशा समान होगा। तो आय विधि के अन्य कौन कौन से नाम है वो आपके सामने है। वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि भी कहते हैं इसको, कारक भुगतान विधि भी कहते हैं, अथवा विपरीत अंश विधि भी कहते हैं, या फिर साधन भुगतान विधि भी कहते हैं। साधन भुगतान मतलब उत्पादन के जो साधन है उनको हमने उसके बदले में भुगतान किया है। जो श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमवृत्ति है उनके बदले में जो उनको भुगतान किया है, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो, ब्याज के रूप में हो, लाभ के रूप में हो या लगान के रूप में हो, इन सब के रूप में जो हमने उनको भुगतान किया उन सबको अगर हम जोड़ देते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर उनको क्या देते हैं हम, मजदूरी देते हैं, लगान देते हैं, ब्याज देते हैं, लाभ देते हैं। किनको? श्रमिकों को, भूस्वामियों को, उद्यमियों को, उन सबको हम क्या देते हैं, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो जो मान हमें प्राप्त होगा उसे कहते हैं हम आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन। ठीक है, तो आय विधि में सिंपल कुछ नहीं है कि जो भी आय प्राप्त हो रही है, और आय के विभिन्न स्रोत कौन कौन से होते हैं मैंने अभी आपको बता दिया। मजदूरियां हो सकती है, वेतन हो सकते हैं, लगान हो सकते हैं, ब्याज हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं, उन सबको हम जोड़ देते हैं तो आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन कहलाता है। और आगे इसकी परिभाषा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो इसमें कौन कौन से घटक जो है हमें इसमें शामिल करते हैं। कौन कौन से घटक आपके सामने, फर्स्ट जो है वो है मजदूरी तथा वेतन। जितनी भी मजदूरियां हैं अर्थव्यवस्था में वो सब हम इसमें ले लेते हैं, सभी लोगों को मिलने वाली टोटल मजदूरियां तथा वेतन। फिर अर्थव्यवस्था में कुल ब्याज, जितने भी ब्याज मिल रहे हैं चाहे किसी भी रूप में आ रहे हैं सबको जोड़ लें। फिर लगान या किराया या भाड़ा भी बोलते हैं, जितना भी किराया आ रहा है जमीन का, भूमि का, वो सभी लगान, वो सब इसमें ऐड कर लेते हैं। जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, जो उद्यमी हैं, उनको जो लाभ मिल रहा है वो लाभ अगर हम जोड़ लें। और इसके अलावा एक पार्ट होता है मिश्रित आय। जितनी भी मिश्रित आय, चाहे कमीशन के रूप में हो, वेतन के रूप में, सब मिक्स में जो इनकम होती है। लोग बहुत सारे काम करते हैं, एक दिन में वो दुकान पर बैठते हैं, सुबह दूध भी बांटते हैं, अखबार भी बांटते हैं, नल का काम भी करते हैं, लाइट का काम भी करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की आय उन्हें प्राप्त होती है, तो वो कहलाती है यहाँ पर मिश्रित इनकम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो अर्थव्यवस्था में जो सकल मजदूरी है, यानी कुल मजदूरियां हैं, या फिर सकल ब्याज हो गए, या फिर सकल लगान हो गए, टोटल लगान हो गए, या सकल लाभ हो गए, इन सबको अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं और हमें जो जोड़ प्राप्त होगी वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ये आप देख सकते हैं आपके सामने फॉर्मूला। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी बराबर टोटल मजदूरी और वेतन, ब्याज हो गए, लगान हो गए, लाभ हो गए, इन सबको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई अपने सामने, जो भी मजदूरी है वो तो हो गया डब्ल्यू, वेजेस, जो भी वेतन है वो हो गए, मजदूरी था वेतन, वो दोनों इसमें आ गए। फिर उसके बाद ब्याज जो हो गया वो अपने पास आ गया इंटरेस्ट, उसके बाद लगान आर, और लाभ प्रॉफिट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है मान वो मिला है GDP-MP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हमें यहां पर प्राप्त हुआ है। अब यदि हमें यहां पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है, जो कि आप जानते हैं राष्ट्रीय आय क्या होती है, NNP-FC। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या बोलते हैं यहाँ पर, NNP-FC, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
वो कहलाता है यहाँ पर राष्ट्रीय आय, एनएनपीएफसी। ये हमें निकालना, सिंपल सा मेथड क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमें जो मिलेगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। फिर इस शुद्ध घरेलू उत्पाद में से हम यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर देते हैं तो जो बाजार कीमत पर जो था शुद्ध घरेलू उत्पाद वो हो जाएगा साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया यहां पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब जो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त करना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है NFIA, वो हम यहाँ पर लेस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और हमें जो अंत में मान मिलेगा NNPFC, जो कि अपने देश की राष्ट्रीय आय होती है। तो इस प्रकार से हम जब अपने पास बाजार कीमत और सकल घरेलू उत्पाद होता है तो राष्ट्रीय आय का आकलन इस प्रकार से आगे और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आय विधि। आय विधि में कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, कुछ ऐसा टफ नहीं, कुछ ऐसा यूं दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल है कि जो भी आय के स्रोत हैं उन सभी आय के स्रोत से मिलने वाली जो इनकम है उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो वो कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। और उससे किस प्रकार राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। फिर आता है आय विधि के दौरान जो भी सावधानियां हमें रखनी जरूरी, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो सावधानी वो है कि जो भी हस्तांतरित आय है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन हो गई, ठीक है, बेरोजगारी भत्ते हो गए, छात्रवृत्तियां हो गई, आपको मिलने वाले जेब खर्च हैं, ये सभी क्या ट्रांसफर होते हैं, वो एक की जेब में से दूसरे के पास जाते हैं। इसके बदले में कोई उत्पादन नहीं होता, अर्थव्यवस्था में आय पैदा नहीं होती है, इसलिए हम इसको राष्ट्रीय आय में जोड़ते नहीं हैं। फिर अवैध क्रियाओं से, जैसे कि चोरी की जाए, डकैती की जाए, जुए से पैसा जीता जाए, वो राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि इसके बदले में किसी प्रकार से कोई उत्पादन नहीं होता है। फिर उसके बाद पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते हैं। जो भी पुरानी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मैं अपनी बाइक को आज बेच देता हूँ और मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं और मैं कहूँ मेरी 10,000 रुपये इनकम बढ़ गई, तो वो राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो बाइक है, जो मोटरसाइकिल जिस वर्ष में उत्पादित हुई थी, उसको जब बेचा गया था, उस पर जो आय पैदा हुई थी वो राष्ट्रीय आय में जुड़ चुकी थी। ठीक है, फिर पुरानी वस्तुओं की बिक्री खरीद पर जो किया जाने वाला कमीशन है। अब मैं जो अपनी बाइक बेचता हूँ 10,000 रुपये में और उसके बदले में मैं किसी एजेंट को 500 रुपये कमीशन के रूप में देता हूँ, क्योंकि उसने मेहनत की थी, ग्राहक लाया, ढूंढा, उसने उसको बिकवाने में मदद की, तो वो जो 500 रुपये हैं वो उसकी आय है। उसने जो काम किया है उसके बदले में, उस वर्ष भर में उसने जो काम किया, उसने जो सेवा दी है, उसके बदले में उसको प्राप्त होने वाला वेतन है, इसलिए उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10,000 को नहीं जोड़ेंगे, बजाय 500 रुपये को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर उसके बाद शेयर और बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज अगर मैंने 50,000 के शेयर किसी को बेच दिए तो क्या हुआ, मेरी आय 50,000 बढ़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ क्या हुआ, जो एसेट थी वो ट्रांसफर हुई है और पैसा एक जेब से दूसरे जेब में गया है, किसी प्रकार से कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। फिर अचानक से लाभ प्राप्ति, जैसे किसी की लॉटरी निकल जाए तो भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो जो लॉटरी निकली वो क्या है, सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक आदमी की लॉटरी निकाल दी, उसकी लॉटरी निकल गई, वो खुश हो गया कि मुझे पैसा मिल गया, मेरी इनकम इतनी बढ़ गई। नहीं, उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार से कोई उत्पादन नहीं हुआ है। फिर अप्रत्यक्ष करों को राष्ट्रीय आय में अलग से नहीं जोड़ा जाता है। जो भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनको भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं उनको अर्थव्यवस्था में नहीं जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इनकम में ऐड होते हैं या फिर उसके कंपोनेंट में ऐड होते हैं और हम उसको एक बार काउंट कर लेते हैं, वापस उसको अलग से जोड़ेंगे तो फिर वो दिक्कत आएगी और डबल बार काउंट हो जाएंगे। फिर स्वयं के रह रहे के मकान में अनुबंध किराया भी राष्ट्रीय आय में जुड़ा जाता है। यानी खुद का मकान है और उस मकान को यदि बाजार में लेने जाते हैं 10,000 रुपये देने पड़ते, इसका मतलब वो किसी न किसी प्रकार से 10,000 रुपये की आय जो पैदा कर रहा है अर्थव्यवस्था में, उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। उसके बाद निगम कर, लाभांश और वितरित लाभ, ये तीनों ही निगम लाभ के घटक होते हैं। मतलब निगम लाभ जो होता है ना, निगम लाभ ये 3 भागों में बटा है। एक तो होता है निगम कर, दूसरा होता है लाभांश जो लोगों को बांटा जाता है, शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है, और तीसरा होता है अवितरित लाभ जो फर्म खुद अपने पास रखती है। अब यदि हमने एक बार में निगम लाभ को जोड़ दिया, जैसे कि निगम लाभ है 100, कैसे हो गया 100? जैसे कि ये है 30, निगम का टोटल जो है वो 30 करोड़ थे, लाभांश के रूप में उस कंपनी ने 30 करोड़ बांटे और अवितरित लाभ के रूप में अपने पास 40 करोड़ उसने रखे, तो 30 + 30 + 40 100 हो गए।
तो यदि हमने एक बार में निगम लाभ को जोड़ दिया तो अलग से वापस या तो निगम कर या लाभांश या अवितरित लाभ को अलग से ऐड नहीं करते हैं, ध्यान रखना। अगर अलग से ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। जैसे कि हमने लाभांश को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो 100 तो ये 30 ये टोटल हो जाएगा 130, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए ये जो निगम कर, लाभांश और अवितरित लाभ, ये तीनों ही निगम लाभ के ही पार्ट हैं। यदि हम निगम लाभ को एक बार में जोड़ने हैं तो कभी भी इन तीनों को आपस से अलग से नहीं ऐड करना है। फिर स्व उपभोग हेतु उत्पादन के अनुमानित मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। मतलब यदि कोई फर्म उत्पादन करे, जैसे एक फर्म 50 एसी उसने अपनी फर्म में लगा दिए, फर्म जो है वो एसी बनाती है, उसने 50 एसी जो एयर कंडीशनर उसने अपनी ही फर्म में लगा दी, तो यहाँ तो आय तो पैदा होगी ना, आय जनरेट हुई है, उत्पादन तो हुआ है, तो वो कितने रुपए का उत्पादन हुआ है, कितनी आय पैदा होती, उसका अनुमानित भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ठीक है। उसके बाद मालिकों द्वारा सामाजिक योजनाओं जैसे भविष्य निधि कोष जो है उसमें योगदान किया जा रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है उसको 20,000 रुपये कैश मिलते हैं और उसके बाद 500 रुपये उसके पीएफ में जाते हैं, तो वो 500 रुपये कहीं न कहीं उसको बाद में आय के रूप में प्राप्त होंगे भविष्य में, विथ ब्याज के सहित। तो यहाँ पर हमें मालिक जो है अपने कर्मचारियों के लिए जो पीएफ में, भविष्य निधि कोष में, पीपीएफ में, ईपीएफ में जो भी पैसा डाल रहा है वो भी राष्ट्रीय आय में ऐड किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आय विधि की सहायता से कैसे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो तीसरी विधि है, तीनों विधियों में से लास्ट विधि जो है उसको यहाँ पर समझते हैं, वो है व्यय विधि अथवा कुल व्यय विधि, अथवा आय प्रयोज्य विधि भी कहते हैं, अथवा उपभोग तथा निवेश विधि भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीन अलग नाम है और इन तीनों विधियों से जो हमें मान प्राप्त होता है वो हमेशा समान प्राप्त होता है। तो इन तीनों विधियों के नाम भी अलग अलग हैं। हम यहाँ पर व्यय विधि को ले रहे हैं, व्यय विधि के बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, ध्यान रखिएगा कौन सी, अंतिम, जो भी अंतिम वस्तुओं सेवाओं पर उस पर जो भी खर्च हो रहा है, खरीदने के लिए जो भी व्यय किया जा रहा है, उसको हम इस राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। बस, यानी अंतिम वस्तुओं पर एक साल भर में अर्थव्यवस्था में जितनी भी अंतिम वस्तुएं, उनको खरीदने के लिए जितना भी व्यय हो रहा है, चाहे वो निवेश के उद्देश्य हो रहा है, चाहे भवन निर्माण के उद्देश्य हो रहा है, चाहे स्थायी पूंजी के निर्माण में हो रहा है, चाहे उपभोग के रूप में हो रहा है, जितना भी अंतिम वस्तु पर खर्च हो रहा है वो सब हम ऐड कर लेते हैं, तो वो आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या क्या आइटम इसमें इंक्लूड करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऐड करते हैं आपके सामने है। सबसे पहले निजी उपभोग में, जितना भी प्राइवेट सेक्टर में जो या निजी सेक्टर में जो भी उपभोग हो रहा है उस पर व्यय कर रहा है अंतिम वस्तु, वो हम इसमें ऐड करते हैं। विनियोग निवेश व्यय हो गया, सरकारी निवेश हो गया, निजी निवेश हो गया, दोनों का व्यय इसमें आ जाएगा। फिर सरकारी व्यय जो भी होते हैं, सरकार, पुलिस, प्रतिरक्षा, सब पे खर्च करती है, वो आगे आएंगे देखेंगे। और इसके अलावा शुद्ध निर्यात होते हैं, उसको हम उस पर ऐड करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले लेते हैं हम निजी उपभोग व्यय। अब निजी उपभोग व्यय किस किस रूप हो सकता है। सबसे पहला जो है वो है अस्थायी उपभोक्ता वस्तुएं, मतलब एकल प्रयोग वाली, एक बार उनका प्रयोग किया जो टिकाऊ नहीं है, एक बार प्रयोग किया खत्म। चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, पेट्रोल, कोयला, ब्रेड, ये सब क्या है, सिंगल यूज है। मतलब एक बार उनका यूज किया, एक बार उनका कंजप्शन किया, तो उसके बाद वापस उनका कंजप्शन नहीं कर सकते, उनकी यूटिलिटी, उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। तो जितनी भी अस्थायी वस्तुओं में खर्च हो रहा है वो इसमें शामिल करेंगे। फिर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे जो लंबे समय तक चलती हैं, कार हो गई, मकान हो गया, टेलीविजन हो गया, इस पर जो भी खर्च किया जा रहा है वो। फिर उपभोक्ता सेवाएं, डॉक्टर, टीचर, ये सभी जो सर्विसेज हैं उन पर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो इसमें शामिल कर लेते हैं। क्लियर। उसके बाद फिर आता है निवेश व्यय, मतलब इसमें निवेश में व्यावसायिक स्थिर निवेश, फर्म अपनी फैक्ट्री में नई मशीन लगाती है, प्लांट लगाती है ना, स्थायी संपत्ति में वृद्धि करती है, उस पर जो पैसा लगा रहे हैं वो ऐड करते हैं। माल के भंडारों में निवेश, मतलब माल सूची, इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, फर्म जो माल पैदा करती है, जो उत्पादन करती है, वो पूरा पूरा बाजार में नहीं बिकता कभी साल भर में, कुछ उत्पादन अविकृत स्टॉक के रूप में रह जाता है। ठीक है। और कुछ माल जो होता है वो अर्धनिर्मित होता है, मतलब वो कंटिन्यूटी प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। और कुछ रॉ मटेरियल होता है। तो जो वो अविकृत स्टॉक या कच्चा माल
या अर्धनिर्मित माल जो फर्म एक साल से दूसरे साल उसका उपयोग करती है, उसमें जो उसका पैसा लगा हुआ है वो कहलाता है माल के भंडारों में निवेश। तीसरा आता है गृह निर्माण में निवेश, जितना भी गृह निर्माण मतलब भवन निर्माण जितना भी निवेश हो रहा है वो सब आ जाएगा। उसके अलावा आता है सरकारी निवेश, मतलब सरकार जो भी निवेश करती है, सरकार बांध बनाती, सरकार रोड बनाती, सरकार रेलवे ट्रैक बिछाती, बहुत प्रकार के निवेश करती है, तो वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हमने निवेश व्यय में 4 भागों में इसको बांटा है। पहला व्यावसायिक स्थिर निवेश, दूसरा माल के भंडारों में निवेश, तीसरा गृह निर्माण में निवेश, चौथा सरकारी निवेश। क्लियर? अब उसके बाद फिर आता है सरकारी व्यय, मतलब इसका जो तीसरा पार्ट है, पहला हमने देखा था उपभोग व्यय, फिर आया निवेश व्यय, अब आता है सरकारी व्यय। सरकार को भी बहुत प्रकार की वस्तुओं सेवाओं पर खर्च करना पड़ता है। सरकार को शिक्षा पर खर्च करना पड़ता है, सरकार को चिकित्सा पर खर्च करना पड़ता है, प्रतिरक्षा पर खर्च करना पड़ता है, कानून व्यवस्था पर खर्च करना पड़ता है। बहुत सारे खर्च होते हैं सरकार के। शिक्षा पर, जिसमें शिक्षकों के वेतन हो गए, जो दैनिक प्रयोग में होने वाली जो वस्तुएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर सरकार खर्च करना पड़ता है। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में खर्च करने पड़ते हैं, डॉक्टर की सैलरी होती है, नर्सेस की सैलरी होती है, बेडशीट के खर्चे हैं, सैनिटाइजर के खर्चे हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। प्रतिरक्षा, डिफेंस पर खर्च करना पड़ता है, अपने देश की सुरक्षा के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, नए नए मिसाइलें, जेट विमान, बंदूकें, टैंक पैदा करने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, उन पर एक्सपेंडिचर होते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो इन सभी प्रकार के खर्चों को हम सरकारी वे में डालते हैं। फिर आता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात सिंपल, आयातों और निर्यातों का अंतर, मतलब शुद्ध निर्यात को हम कैसे लेते हैं, x माइनस एम, जो भी निर्यात है, जो आयात है, इन दोनों के अंतर को कहते हैं हम यहाँ पर शुद्ध निर्यात। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं यहाँ पर शुद्ध निर्यात। इसका मान भी राष्ट्रीय आय के व्यय विधि में जोड़ते हैं, वो कहलाता है विदेशी व्यय कुल मिला के। तो इस प्रकार से सकल राष्ट्रीय व्यय क्या हो गया, समस्त परिवार द्वारा किया गया उपभोग व्यय, अर्थव्यवस्था में समस्त निजी निवेश व्यय, अर्थव्यवस्था में समस्त सरकार द्वारा किया गया व्यय, और जो भी शुद्ध विदेशी व्यय उसमें शामिल कर लेते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सी टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कुल निवेश व्यय, जी टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कुल सरकारी व्यय, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट शुद्ध निर्यात बोलते हैं। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था में जो कुल उपभोग व्यय हैं, जो कुल निवेश व्यय हैं, कुल सरकारी व्यय हैं, जो कुल शुद्ध निर्यात है, उन सबको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो हमें सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है बाजार कीमत पर। और आपको पता है कि जब हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाए तो उसमें से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो शुद्ध बन जाता है। फिर उसके बाद शुद्ध अप्रत्यक्ष को माइनस कर देते हैं तो वो साधन लागत पर बन जाता है, और उसके बाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध धन को उसमें जोड़ते हैं तो वो राष्ट्रीय बन जाता है। कुल मिलाकर हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है, NNPFC, जो भी हमने थोड़ी देर पहले आय विधि में देखा था। नया समझ में तो वापस थोड़ा वीडियो में पीछे जाइए, देखिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में। ओके, अब उसके बाद बात आती है कि व्यय विधि का जब हम प्रयोग करें तो कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी जरूरी हैं। सबसे पहली जो सावधानी है वो है कि पुरानी वस्तुओं की खरीद के व्यय को कुल राष्ट्रीय आय में कभी भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जैसे कि मैं पुरानी वस्तु कोई खरीदता हूं, मैंने एक पुरानी बाइक खरीदी 10,000 रुपए में, तो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे, वो व्यय जो है पुरानी वस्तु पर हो रहा है, क्योंकि वो वस्तु तो उस वर्ष में पैदा हुई नहीं है। जिस वर्ष में वस्तु पैदा हुई थी उसको जब खरीदा गया था उसका व्यय उसमें शामिल कर लिया गया था उस वर्ष में, तो ये ध्यान रखना, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। फिर दोहरी गणना की समस्या से दूर करने है तो राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं के व्यय को में शामिल नहीं करते। ये ध्यान रखना, जो भी कुल उत्पादन होता है, जो भी फर्म कुल उत्पादन करती है वैसे नहीं हो जाता, उससे कुछ ना कुछ कच्चे माल पर खर्च करना ही होता है। तो किसी भी फर्म ने कच्चे माल पर जो भी खर्च किया है वो खर्च कुल उत्पादन में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो बिल्कुल सही होगा, इससे दोहरी गणना की समस्या नहीं होगी। फिर उसके बाद सरकार द्वारा हस्तांतरण व्यय, जैसे सरकार जो वृद्धावस्था पेंशन देती है, छात्रवृत्तियां देती है, बेरोजगारी देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, सॉरी, तो ये सभी क्या है, बिना किसी काम के, बिना किसी उत्पादन के व्यय किए जाते हैं, वो सिर्फ जन कल्याण के उद्देश्य से किए जाते हैं, इसलिए उनको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किए जाते हैं, कोई सेवन दे रहे हैं उसके बदले में। फिर शेयर और बॉन्ड्स पे के उसमें शामिल नहीं करते हैं। शेयर और बॉन्ड, जैसे कि मैंने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे
तो मैंने 10,000 रुपये खर्च किया तो राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं होगा, वो कोई उत्पादन थोड़ी हुआ अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार से कोई, वो तो क्या हुआ, संपत्ति का हस्तांतर हो रहा है, जेब से एक पैसा दूसरी जेब में जा रहा है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद स्वभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले अनुमानित व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब जो फर्म खुद उत्पादन करती है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था आय विधि में, कोई फर्म एसी बनाती है, एयर कंडीशनर, उसने 50 एसी अपनी ही फर्म में लगा दिए, वो 50 एसी खुद नहीं पैदा करती, खुद नहीं उत्पादित करती, वो किसी दूसरे से खरीदती, तो खर्च तो करना पड़ता है ना उसे एक साल भर में। तो वो अनुमानित खर्च कितना होता 50 एयर कंडीशनर पर, वो भी राष्ट्रीय आय में ऐड होगा। उसके बाद स्वयं के भवन का अनुमानित व्यय राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाना चाहिए। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना खुद का जो मकान है, अगर हम खुद के मकान ले रहे हैं और वैसा वैसा मकान अगर बाजार में कहीं किराए पे लेने जाते हो 10,000 रुपये हमें किराया देना पड़ता है, इसका मतलब 10,000 रुपये व्यय जो है अर्थव्यवस्था में वो होते, बिल्कुल होते, क्योंकि वो सुविधा अपने पास अवेलेबल है, इसलिए हमने उसको खर्च नहीं किया है। तो यहां पर उसे राष्ट्रीय आय में आवश्यक रूप से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आय विधि क्या होती है, व्यय विधि क्या होती है, आय विधि के द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रीय आय आकलन किया जाता है, व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार से किया जाता है, इसमें कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी जरूरी है, कौन कौन से कंपोनेंट आय विधि में शामिल करते हैं, कौन कौन से तत्व घटक जो हैं हम व्यय विधि में शामिल करते हैं, और इन दोनों विधियों को किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है, वो सब हमने यहाँ पर डिटेल में समझा है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, जो भी माइंड में कमेंट आए कमेंट करें, और इससे रिलेटेड आगे जो भी अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 में, या फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे अगले वीडियो में, तो पूरा कंप्लीट करके फिर चैप्टर नंबर 17 पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आर्थिक कल्याण है, छोटे मोटे 2-3 कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं उस पूरे चैप्टर को। तो बने रहिए इकोनॉमिक्स गुरुजी के साथ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए अच्छे से। थैंक यू, थैंक्स फॉर इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।